चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। आप लोगों को कल के क्लास में मैंने बताया था गॉसेस थ्योरम का कुछ क्वेश्चन बताए थे ना। क्या बताए थे? हाँ सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। हाँ, आज हम लोग उसको उससे आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग गॉसेस थ्योरम का तैयारी करेंगे। किसका? गॉसेस थ्योरम का, है ना। तो आज हम लोग का टॉपिक है वेक्टर एरिया। सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग? वेक्टर एरिया। क्या होता है वेक्टर एरिया? नाम सुने हैं पहले कभी? सुने हैं सर, लेकिन अलग अलग सुने हैं। वेक्टर को अलग सुने और एरिया को अलग सुने हैं, हाँ या ना? है ना। वेक्टर को हम लोग अलग सुने हैं और एरिया को अलग सुने हैं, ठीक है। तो अब ये वेक्टर एरिया क्या होता है समझेंगे हम लोग बात को, है ना। देखेंगे इधर, नाम से पता चल रहा है वेक्टर मतलब वेक्टर क्वांटिटी होगा, और वेक्टर क्वांटिटी होगा मतलब उसके बाद मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो वेक्टर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि ये हम आपको बोले कि ये कौन सा शेप है, तो आप क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर है, हाँ या ना। अगर हम बोलेंगे इसका एरिया, आप क्या लिखेंगे? तो आप क्या बोलेंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ, यही बोलेंगे ना। तो आप जब वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, तो जो भी दिया हुआ शेप है उसी का एरिया निकालना है। समझ में आ रहा है? रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, सर्कल होगा तो सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो एरिया दिया हुआ जैसा शेप है उसका वही एरिया का मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन इसका जब आप डायरेक्शन निकालेंगे तो ये दिए हुए एरिया पे परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से। समझ में आया? वेक्टर एरिया का जो डायरेक्शन है ये हमेशा दिए हुए एरिया पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, याद रहेगा। तो वेक्टर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड तो दिए हुए एरिया के बराबर होता है, पर इसका जो डायरेक्शन है ये क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया होगा, याद रहेगा। ठीक है, देखेंगे इधर, है ना। मान लेते हैं ये एक एरिया है मेरे पास, डीएस। कितना एरिया है जिसका मैग्नीट्यूड डीएस है? हमको इसको वेक्टर एरिया बनाना है, तो मैग्नीट्यूड तो है ही है, हमको इसको क्या देना पड़ेगा? डायरेक्शन। और डायरेक्शन देने का काम आपको पता है किसका है? यूनिट वेक्टर का। और यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा ये इस एरिया के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। दिए हुए एरिया के परपेंडिकुलर हम लोग यूनिट वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। इसको बोल देते हैं एन कैप। क्या बोल देते हैं? एन कैप। तो ये जो है ये आपका वेक्टर एरिया है। क्या है ये? वेक्टर एरिया, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए तो डीएस क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड। आपसे पूछा जाए एन कैप क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन एरिया, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन एरिया। और ये डीएस वेक्टर से हम लोग लिखते हैं वेक्टर एरिया को। किसको लिखते हैं? वेक्टर एरिया को। तो अगर बोलेंगे डीएस वेक्टर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, यही बोलेंगे ना। मैग्नीट्यूड कितना है इसका? डीएस है, और यूनिट वेक्टर कितना है? एन कैप। तो मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर ये आपको क्या दे देगा? वेक्टर एरिया दे देगा, ठीक है। चलिए लिखेंगे वेक्टर एरिया, लिखेंगे वेक्टर एरिया, ठीक है। लिखिए, लिखिए। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity whose magnitude whose magnitude is same, whose magnitude is same, whose magnitude is same as that of as that of given area,
whose magnitude is same as that of given area and 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 its direction and its direction and its direction is perpendicular to the given area. Its direction is perpendicular to the given area. Its direction is perpendicular to the given area. ठीक है, ये डायग्राम बना के इसको लिख लीजिए. सब में हो गया. बोले लिखेंगे. क्वेश्चन, अ स्क्वायर प्लेट, क्वेश्चन लिखेंगे, अ स्क्वायर प्लेट 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 a square plate of side 2 centimeter of side 2 centimeter is kept on xz plane, is kept on xz plane, is kept on xz plane, full stop. Find the vector area, find the vector area, find the vector area. वेक्टर एरिया बनाना है, निकालना है. बनाइए. देखिए एक्स जेड प्लेन दिया है तो सबसे पहले एक्स वाई और जेड एक्सिस बना लेंगे. ठीक है, अब बोला गया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. जेड एक्सिस इधर बनाए लेकिन ये है तो बाहर की तरफ. इस एक्स जेड प्लेन पे एक स्क्वायर प्लेट को इस तरह से रख दिए हैं. ठीक है, तो इस एक्स जेड प्लेन पे एक स्क्वायर प्लेट को क्या करेंगे, रख देंगे. ये एक स्क्वायर प्लेट को हमने क्या किया, रख दिया, जिसका साइड कितना है बाबू, 2 सेंटीमीटर. तो मीटर में अगर लिखना होगा तो 2 इंटू 10⁻² मीटर लिखेंगे. बोलता है वेक्टर एरिया बताइए. तो वेक्टर एरिया के पास एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा. तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर, तो ए स्क्वायर. ए का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10⁻², और इसका स्क्वायर तो ये कितना आ जा रहा है, 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. ये आपका वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड हो गया. और अब हमको इसका डायरेक्शन निकालना है. तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा, तो इस एरिया के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कौन सा एक्सिस की तरफ जाएंगे, वाई एक्सिस. और वाई एक्सिस की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर काम करता है, जे कैप. कौन सा यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर कौन सा हो जाएगा, जे कैप. तो आपसे अगर बोला जाए वेक्टर एरिया तो आप क्या बोलेंगे,
ds इंटू एन कैप होता है। ds का वैल्यू कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर इंटू एन कैप का वैल्यू कितना है? जे कैप, तो लिख देंगे जे कैप। तो ये आ गया आपका 4 इंटू 10⁻⁻4 जे कैप मीटर स्क्वायर। ये आपको मिल गया वेक्टर एरिया। क्लियर है? बन जाएगा इस तरह से, हाँ या ना? इसके ऊपर परपेंडिकुलर निकालना है तो वाई एक्सिस में जाना होगा ना। एक्स जेड प्लेन कुछ इस तरह से होता है, ये जेड एक्सिस है ये वाला, तो यहाँ पे आपको ऐसे करके रखे हैं, ठीक है। अब जब आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इधर ही जाएगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? जे कैप, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए। हो गया, आगे बढ़े। हो गया बाबू, अगला सवाल लिखेंगे। लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आई स्क्वायर प्लेट ऑफ एरिया, स्क्वायर प्लेट ऑफ एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर प्लेट ऑफ एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर is kept on YZ plane, is kept on YZ plane, full stop. Find the vector area, find the vector area, find the vector area। बनाइए। बनाइए, सॉल्व कीजिए। इस बार YZ प्लेन में है, मतलब इधर रखे हैं, है ना? बनाइए। कितना है आंसर? बोलिए, आंसर बताइए। बोलिए, आंसर बोलिए। इस बार ऐसे रखे हैं बच्चे लोग, ऐसे, है ना? बताइए। कितना है आंसर? 25 इंटू 10⁻⁻4 आई कैप। आया इतना? गलत आया।
जे कैप, और गलती है 5 इंटू 10⁻² आई कैप, गलत है ये भी। बताए स्क्वायर प्लेट को वाई जेड प्लेन में रख दिए हैं, है ना। इस बार क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट स्क्वायर प्लेट का एरिया दे दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार साइड नहीं दिया है, इस बार डायरेक्ट एरिया दिया है, तो क्यों उसका स्क्वायर कर रहे हैं लोग। तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। समझ में आया। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² नहीं, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अब जब हम इसको यहां रखें तो इसे परपेंडिकुलर किधर जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ, हाँ या ना, जाएगा ना यार। परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करेंगे, जब आप परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करेंगे तो आपका जो यूनिट वेक्टर है ये किधर आ जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ। और एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर काम करता है, आई कैप। तो यहाँ पे एन कैप का वैल्यू कितना हो गया, आई कैप। अब आपको निकालना है वेक्टर एरिया, यही निकालने बोला गया है। तो वेक्टर एरिया क्या होगा, डीएस इंटू एन कैप, यही है ना। डीएस का वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और एन कैप का वैल्यू है आई कैप। इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁴ आई कैप मीटर स्क्वायर। खत्म, यही तो था क्वेश्चन में। हो गया, आगे बढ़े। ये सब क्वेश्चन तो आप लोग खुद बना देना चाहिए था, उसको ही बताइए कॉपी कर रहे हैं आप। बढ़े आगे, हो गया यहाँ तक सभी लोग का। चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आप, है ना। ये वेक्टर एरिया हो गया कंप्लीट। ये जो भी चीज पढ़ा रहे हैं वेक्टर एरिया या भी फ्लक्स पढ़ाएंगे, ये सब गॉसेस थ्योरम का तैयारी है, ठीक है ना। गॉसेस थ्योरम यहीं से स्टार्ट होगा। बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। सुनेंगे, है ना। मान लीजिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक यूनिट एरिया है। कितना एरिया, यूनिट एरिया। यूनिट एरिया मतलब समझते हैं, यूनिट एरिया का मतलब समझते हैं, समझते ही होंगे। यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर। कितना, 1 मीटर स्क्वायर। किसी यूनिट एरिया से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करता है, किसी यूनिट एरिया से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करता है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या बोलते हैं,
किसी यूनिट एरिया से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करता है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। कितने एरिया से? यूनिट एरिया। यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर, है ना? 1 मीटर स्क्वायर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करता है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। इससे पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है ना? जो कॉन्सेप्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज कर रहे थे, वही चीज यहाँ पे भी है। मतलब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रहेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को और क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलेंगे। ठीक है ना? चलिए लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी लिखेंगे। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through passing through passing through unit area passing through unit area perpendicularly. Total number of electric field lines passing through unit area perpendicularly is known as electric flux density. Is known as electric flux density. Is known as electric flux density. क्या बोलेंगे हम लोग इसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। ठीक है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली। किसी यूनिट एरिया से 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रहा है? परपेंडिकुलर वाला लेना है ना? पास हो रहा है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, बनाइए डायग्राम। हो गया? तो यूनिट एरिया से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। तब आप ये बोल सकते हैं सर, अगर एरिया यूनिट नहीं है तो, मतलब 1 मीटर स्क्वायर नहीं है तो, 2 मीटर स्क्वायर है, 10 मीटर स्क्वायर है, 1000 मीटर स्क्वायर है, तब क्या होगा? तब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स सुनेंगे, है ना? किसी भी गिवन एरिया से, है ना, किसी भी गिवन एरिया से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। नहीं समझे? हाँ, 2 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा ना? तो 2 मीटर स्क्वायर एरिया से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली पास करेगा, वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब भी डेंसिटी बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो एरिया कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा कुछ भी एरिया आप ले लेंगे, तो वहां से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। क्लियर है? समझ में आया बात? लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
total number of electric field lines passing through given area, passing through given area perpendicularly, passing through given area perpendicularly is known as electric flux, is known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मानिए डायग्राम को, अगर यूनिट एरिया होगा तो उसी चीज का क्या नाम कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाएगा। उसके अलावा कुछ भी एरिया होगा तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, कॉपी कीजिए फास्ट। पूरा भयंकर तूफान के कारण हो गया, बढ़े आगे, बना लिए ना, वहां ऊपर में लिख लेना गिवन एरिया, है ना, गिवन एरिया। यूनिट एरिया रहेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, उसके अलावा कुछ भी गिवन एरिया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आगे हेडिंग में डालेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कॉमा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया, इनमें सबसे पहला केस है केस 1, इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, if electric flux density is perpendicular to the given area, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी दिए हुए एरिया पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है ना, आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई एरिया है मेरे पास जिसका वैल्यू कितना है, ds, स्मॉल एरिया है जिसका वैल्यू हमने कितना ले लिया है, ds ले लिया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो कि इस एरिया के परपेंडिकुलर है, जो कि इस एरिया के परपेंडिकुलर है, ये कितना है, ई है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो एरिया के परपेंडिकुलर है, इसको हमने कितना लिया है, ई ले लिया है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो अगर आपसे हम पूछे कि ई क्या है तो आप ई को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। डीएस क्या है, स्मॉल एरिया है, हाँ या ना, स्मॉल एरिया है, और फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोले तो यूनिट एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, तो यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या है, यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रहा, वही ना बोले हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कितना है, ई है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कितना है, ई है, मतलब यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। अगर हम बोले कि डीएस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा तो आप क्या बोलेंगे, ई इंटू डीएस। ठीक है, और डीएस एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्स। इसका मतलब फाई का वैल्यू क्या आ गया, ई इंटू डीएस। नहीं समझे, हाँ या ना। अरे वन एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, ई। मान लीजिए यूनिट एरिया से 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो 5 एरिया से कितना 5 पास करेगा, 500 करेगा ना। क्या किए 5 इंटू 100 कर दिए ना। 10 एरिया से कितना पास करेगा, 10 इंटू 100 मतलब 1000। तो अगर मेरे पास यूनिट एरिया से ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो डीएस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, ए इंटू डीएस। समझ में आ रहा क्या बोले, हाँ या ना। ठीक है,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, E इंटू ds। अगर हम आपको बोलेंगे कि बताइए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? ई बोले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब न्यूटन पर कूलम, और डीएस बोले तो एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। याद रहेगा? चलिए लिखेंगे, कॉपी करेंगे फास्ट। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोला जाए आप लोगों को, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो न्यूटन है, यहाँ पे न्यूटन के लिए क्या लिखते हैं, mlt-2। मीटर के लिए क्या लिखते हैं, एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर बाई, कूलम बोले तो चार्ज, चार्ज के लिए क्या लिखते हैं, एटी लिखते हैं, हाँ या ना? एटी क्या आ जा रहा है ये, एम एल इंटू एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल क्यूब, टी ऊपर जाएगा तो टी का पावर -3, ए का पावर -1। ठीक है, इसको बनाने के बाद ये क्वेश्चन बनाएंगे, है ना? ये दिए हुए एरिया पे परपेंडिकुलर है ना?
हो गया, आंसर आया इसका। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आपको दे दिया है, कितना दिया है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी दिया, मतलब ई का वैल्यू दिया है 4 × 10⁻⁷, इतना न्यूटन पर कूलम। बोलता है कि ये दिए हुए एरिया पे परपेंडिकुलर है। चलिए काम खत्म। बोलता है एरिया का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, है ना। तो 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। बोलता है बताइए फ्लक्स कितना होगा। तो आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E × DS, ठीक है। ई क्या है बाबू? 4 × 10⁻⁷। DS क्या है? 5 × 10⁻⁻⁴। 4 × 5 कितना होगा? 20। 10⁻+7 -4 कितना होगा? 3। तो ये कितना आ गया? 2 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आया ये आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, हो गया, कॉपी कर लिए। नेक्स्ट, अगर ऐसा हो जाए, केस 2, इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी if electric flux density is inclined to given area, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी दिए हुए एरिया पे क्या हो, इंक्लाइंड हो जाए, हो भी सकता है। आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एरिया है मेरे पास, है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ds है। मैग्नीट्यूड कितना है? ds है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है, ये क्या है? ये इस एरिया पे इस तरह से इंक्लाइंड है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है ये इस एरिया पे क्या है? इंक्लाइंड है ना। जब इंक्लाइंड होगा तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपको पता है आपको कौन वाला पार्ट लेना है, जो दिए हुए एरिया पे क्या है? परपेंडिकुलर है, हाँ या ना। तो इस, मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना है? थीटा है। कितना है एंगल? थीटा। तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का दो कंपोनेंट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या होगा? दो कंपोनेंट होगा। एक को आप वर्टिकल कंपोनेंट बोलेंगे और एक को आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे। आपको कौन वाला कंपोनेंट लेना है? वर्टिकल वाला। अब बताइए, अगर ये ई है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? ये ई है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? ई, और जो जिसमें थीटा लगा रहता है तो कॉस में लिखते हैं ना, कॉस थीटा। और ये कितना हो जाएगा? ई साइन थीटा, ठीक है। अब देखेंगे इधर, आपसे पूछेंगे अगर कि ई क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ds क्या है? गिवन एरिया है, गिवन एरिया। थीटा क्या है बताइए? ये है एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर टू गिवन एरिया
and electric flux density and electric flux density. सुनेंगे है ना? ये वाला एंगल हमेशा याद रखना है कि दिए हुए एरिया पे जो परपेंडिकुलर है वो और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इसी के बीच का एंगल लेना है। समझ में आ रहा? दिए हुए एरिया पे परपेंडिकुलर मतलब वेक्टर एरिया का ये डायरेक्शन होगा, हाँ या ना? तो एंगल आपको हमेशा वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के बीच का लेना है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? हाँ या ना? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के बीच का एंगल आपको लेना है। ठीक है, अब बताइए, अगर हम आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो यहां से परपेंडिकुलर पास किया है इस एरिया से, तो कितना है? परपेंडिकुलर कितना पास किया है? डायग्राम देख के बता सकते हैं हम लोग कितना? ई कॉस थीटा, हाँ या ना? मतलब यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास किया है? ई कॉस थीटा डीएस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा? फाई से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू कितना? ई कॉस थीटा इंटू कितना? इतना इंटू डीएस। तो ये कितना आ जाएगा? फाई इज इक्वल टू ई डीएस कॉस थीटा। याद रहेगा, हाँ या ना? ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? परपेंडिकुलर टू गिवन एरिया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के बीच का एंगल है। बार बार बोल रहे हैं परपेंडिकुलर टू गिवन एरिया, हॉरिजॉन्टल नहीं बोल रहे हैं ना, याद रखिए। लिखेंगे, कॉपी करेंगे, फास्ट कॉपी करेंगे, है ना? आप लोग बहुत धीरे लिखते हैं, थोड़ा जल्दी लिखिए। आप लोगों को तो पता चला होगा, नीट का पेपर कैंसिल हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन बोले। लिखिए क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ ऑफ 6 इंटू 10 का पावर 7 न्यूटन पर कुलम, 6 इंटू 10 का पावर 7 न्यूटन पर कुलम is inclined at an angle of, is inclined at an angle of 30 degree, is inclined at an angle of 30 degree from the plane, from the plane
from the plane of a disk of area 5 centimeter square. Disk of area 5 centimeter square. Full stop. Find electric flux. Find electric flux. Find electric flux. बनाइए जल्दी से. हो गया. आया आंसर. कितना आया? जोर से बोलिए. 15√3 इंटू 10 का पावर 3. कितना आया? 15√3 इंटू 10 का पावर 3. कितना आया आपका? फिफ्टीन इंटू 10 टू पावर 5. पावर 5 तो नहीं होना चाहिए. देखिए इधर. बोलता है एक डिस्क है. इस डिस्क के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्लाइंड है. इंक्लाइंड है कितने एंगल पे? एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. कहां से? फ्रॉम प्लेन ऑफ द डिस्क. डिस्क का प्लेन समझते हैं, इसको बोलते हैं. तो डिस्क के प्लेन से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री. आपको डिस्क के प्लेन से एंगल लेना है या इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करके? तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. अब बताइए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और ये परपेंडिकुलर के बीच में एंगल कितना बनेगा? तो आपको थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पे? 60 डिग्री. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कितना है? 6 इंटू 10 का पावर 7 न्यूटन पर कूलम. यही है ना? यही था ना वैल्यू? डीएस का वैल्यू कितना है? कितना? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 5 इंटू 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर. आपको बोला गया बताइए फ्लक्स कितना होगा. आप जानते हैं फ्लक्स क्या होता है? ईडीएस कॉस थीटा होता है. वैल्यू पुट करेंगे. फाई इज इक्वल टू ई का वैल्यू कितना है? 6 इंटू 10 का पावर 7. डीएस का वैल्यू कितना है? 5 इंटू 10 का पावर -4 इंटू कॉस 60 डिग्री. 6 इंटू 5 कितना होगा? 30. 10 का पावर +7 -4 कितना आ जाएगा? 3. और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2. तो 2 1s आर 2 15s आर. कितना आ गया ये? 15 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. बोले.
देखिए a square plate of area, a square plate of area 4 centimeter square, a square plate of area 4 centimeter square is kept on xz plane, is kept on xz plane, is kept on xz plane, full stop. If electric flux density, if electric flux density in the space, if electric flux density in the space is given as vector E is equal to 7 into 10 का power 6 I cap Newton per coulomb. If electric flux density in space is given as E equal to 7 into 10 का power 6 I cap Newton per coulomb, then find electric flux, then find electric flux. बनाइए जल्दी से. देखिए इधर आंसर आ गया, बताइए कितना आया. बोलिए बच्चे लोग, क्या लगता है बनेगा? अरे बनेगा कैसे नहीं, आराम से बनेगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहले तो एरिया आपको दिया एक्स प्लेन में, तो एक्स प्लेन यही है ना, अभी तुरंत ना बताए थे यार. इस एरिया का वैल्यू कितना है, कितना दिए हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर. इसके बाद क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इन द स्पेस इज गिवन एज, स्पेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कितना दिया है बाबू 7 इंटू 10 का पावर 6 आई कैप. इसका मतलब क्या है, आई कैप क्या बता रहा है, इसका डायरेक्शन बता रहा है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का ये डायरेक्शन है, ठीक है. ये है वेक्टर ई, है ना. आपको मैंने बोला है कि फॉर्मूला जो आप यूज करते हैं, ई का मैग्नीट्यूड कितना है 7 इंटू 10 का पावर 6. आपको मैंने बोला है कि आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें थीटा चाहिए होता है, हाँ या ना. और थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, थीटा जो है किसके किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और परपेंडिकुलर टू गिवन एरिया का ना, यही ना बताए हैं यार. थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और परपेंडिकुलर टू गिवन एरिया का, ठीक है. तो इस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए. अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, थीटा यहाँ पे कितना आ गया 90. अब आपको निकालना है फ्लक्स. फ्लक्स क्या होता है,
EDS cos थीटा, और cos को क्या लिखेंगे हम लोग, cos 90 लिखेंगे, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया, बन जाएगा इस तरह क्वेश्चन। हाँ, चलिए आगे बढ़े। हो गया ना, बढ़ जाए आगे। देखिए अगर केस 3 है, इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी and area is given in वेक्टर फॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और एरिया वेक्टर के फॉर्म में दे तब क्या होगा, है ना, मतलब ई और डीएस दोनों क्या हो, वेक्टर के फॉर्म में हो। आपने पढ़ा है कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई डीएस कॉस थीटा। बाबू ई डीएस कॉस थीटा को वेक्टर में क्या लिख सकते हैं आप, ई डीएस कॉस थीटा को वेक्टर में क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस लिख सकते हैं। अरे हमने पढ़ा है ना बाबू, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, तो ई डीएस कॉस थीटा क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस होगा। अब जरा बताइए यहां पे, है ना, ई डॉट डीएस मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, हाँ या ना, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कैसा क्वांटिटी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसा क्वांटिटी होता है, बताए हैं बहुत बार, स्केलर होता है, कैसा होता है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, इसके ऊपर एरो लगाए है ना। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी। याद रहेगा, चलिए कॉपी करेंगे इसको। ये क्वेश्चन बना लेंगे आप लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आपको दिया है 3 i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप।
एरिया का वैल्यू भी दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। आपको बोला है बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या दोनों को वेक्टर के फॉर्म में दिया है? दिया है। तो जब वेक्टर के फॉर्म में देगा तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? ई डॉट ds। क्या आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने आता है? ई का वैल्यू कितना है? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट ds का वैल्यू कितना है? 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। आपको मैंने बहुत बार बताया है कि डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए i के कांस्टेंट को i के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस j के कांस्टेंट को j के कांस्टेंट से और k के कांस्टेंट को k के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा? फाई इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस यहाँ पे j के पहले कितना कांस्टेंट है? -2, तो -2 इंटू 4 प्लस k के पहले कितना है? 3 इंटू -3, कितना आ जाएगा ये? 6 -8 -9, 9 और 8 17, 17 में से 6 गया तो 11, मतलब -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा ये। आज जो मैंने क्वेश्चन कराया था अभी पहला सवाल, उसका कितना आया था आंसर? पहले सवाल का आंसर कितना आया था? 15 इंटू 10 का पावर 3 आया था क्या? हाँ, है ना? अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो पहला सवाल किए कितना था आंसर? हाँ, अरे ठीक है, सेकंड का पहला ये आया था ना? सेकंड केस में पहला ये आया था, सेकंड केस में दूसरा कितना आया था? 0 आया था, और यहां पे कितना आया है? -11। क्या ये तीनों फ्लक्स है? आप देखेंगे यहाँ पे फ्लक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे 0 है। हाँ या ना? है ना? याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है? तो नोट में ये भी लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है? और ये क्लास हम लोग करेंगे समाप्त। ठीक है ना? कल के क्लास में बताएंगे पॉजिटिव फ्लक्स क्या है, नेगेटिव क्या है, 0 क्या है, और कल गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है? आज का क्लास करते हैं समाप्त। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।